सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने गठबंधन बनाया था, उसका नाम यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और अटल बिहारी और आडवाणी जी ने एक और गठबंधन बनाया था, उसका नाम था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इस तरह से इन लोगों ने अलायंस बनाया। किसी के पास 24 पार्टियां थी तो किसी के पास 34 पार्टियां थी। इन्होंने मिलकर अपना बड़ा एक गठबंधन बनाया, क्योंकि अब कांग्रेस ऐसा मानती है कि देश में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, अब किसी एक पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है, तो गठबंधन बनाना पड़ेगा। बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जब से बामसेफ बनी, बामसेफ के द्वारा सारे देश भर में जागरण किया गया, और जागरण करने के बाद काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी बनाई। काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया था। बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस के नेता थे, शरद यादव जी थे, मुलायम सिंह जी थे, लालू जी थे, पासवान जी थे, ये सारे के सारे नेता लोग थे। इनमें से किसी ने भी नहीं बनाया, काशीराम जी ने बनवाया। काशीराम जी ने बनवाने के बाद मुलायम सिंह जी को लगा, सर काशीराम बना सकते राष्ट्रीय पार्टी, मैं नहीं बना सकता। थोड़ा सा तारीख वाला इतिहास पढ़ लो जो बता रहा है। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने, नहीं तो मुलायम सिंह जी चंद्रशेखर के पीछे चलते थे, आगे नहीं चलते थे। यहां से बलिया कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं होगा। तो चंद्रशेखर शायद बलिया के तरफ के थे, वो उनके पीछे पीछे चलते थे। जब काशीराम जी ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो मुलायम सिंह जी को लगा, अरे चमार ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई, मैं अहिर होकर राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पा रहा हूं। तो मुलायम सिंह जी ने फिर उसके बाद अपनी पार्टी बनाई। लालू जी को लगा कि काशीराम जी ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई, मगर हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना सकते, तो पार्टी का ही नाम राष्ट्रीय जनता दल रखा। देख लेना, काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं राहुल जी कि हम राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं बना सकते, पार्टी का ही नाम राष्ट्रीय जनता दल रख दिया। शरद जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल बना। पासवान जी का भी इतिहास आपको पता है। ये सारी पार्टियां, ये जितने बड़े नेता है ना, जब काशीराम जी ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई, उसके बाद इन लोगों ने पार्टियां बनाई। और मैं जो कह रहा हूं तारीख वार वेरीफाई कर लेना, मैं वेरीफाई कर चुका हूं, उसके बाद आपको बोलो वेरीफाई कर लेना। मैं बगैर सबूतों के कोई बात नहीं करता हूं। कि बामसेफ बनने के बाद इस देश में महाजागरण हुआ, और वो महाजागरण होने के बाद बड़के नेताओं को लगा कि हम भी पार्टी बना सकते हैं, और उन्होंने बनाना शुरू किया।
तो ये इतिहास है, काल्पनिकवाद नहीं, हमारे सामने का है, मेरे सामने का है, मेरे सामने सामने ही हुआ। मैं खुद ही एक इतिहास हूं, क्योंकि मेरे सामने ये घटनाएं घटित हुई। मैं 19 साल की उम्र से ये आंदोलन में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं, तो मेरे सामने ये घटनाएं घटित हुई, इसलिए मैं खुद ये सारा इतिहास अपने आंखों के सामने होता हुआ देखा हूं। तो ये जो बड़ा बड़ा परिवर्तन देश भर में हो रहा है, इसके पीछे जागरण का बड़ा इतिहास है, वामसेप के प्रयास का प्रतिफल है। और इस वजह से ये जो एक एक पार्टी की सरकार बनती थी, अब उन लोगों को, कांग्रेस को और बीजेपी को लगा कि हम अकेले अकेले सरकार नहीं बना सकते, इसलिए गठबंधन बनाना होगा। तब जाकर कांग्रेस ने यूपीए बनाया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो 2019 में इसमें 22 पार्टियां थी और एनडीए में बीजेपी वाले में 34 से ज्यादा पार्टियां थी। मतलब बहुत सारी पार्टियां थी। अभी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा भी उसी तरह का एक गठबंधन है। उत्तर प्रदेश की 31 पार्टियां, 31 पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष इकट्ठा हुए, मेरे पास आए और कहने लगे कि हमें आपके नेतृत्व में आने वाले समय में चुनाव लड़ना है। तो हमने कहा हम तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य है ही नहीं, पार्टी के सदस्य नहीं है, और आप पार्टियां चला रहे हो, राष्ट्रीय अध्यक्षों का कह रहे हैं आपके नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। तो हमारे नेतृत्व में 31 पार्टियों का ये राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठबंधन बना। बनने के बाद अभी 37 पार्टियां हो गई, पहले 31 थी, चलते चलते अभी 37 पार्टियां इसमें शामिल हो गई है। और लोगों ने एड्रेस मांगा 4 पार्टियों ने कि हम भी लिखित रूप से इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते, तो उनको एड्रेस हमने भेज दिया है, तो उनका लेटर आ जाएगा लिखित। या लिखित आएगा तो ही मानेंगे, ओरल में नहीं मानेंगे, क्योंकि ओरल में ये कान से चाहता है, ये कान से निकल जाता है, कोई यकीन नहीं होता है। लिखित चाहिए सब। तो इस तरह से अभी लगभग 41 पार्टियों का ये गठबंधन लगभग हो रहा है। इतना बड़ा विशाल गठबंधन हो गया है, क्योंकि समाज हमारा बैकवर्ड जो है उसकी संख्या है 74.5%। SC ST OBC की संख्या है 74.5%। अगर माइनॉरिटी को मिला दो तो ये संख्या 85 से लेकर 90% हो जाती है। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है और परिवर्तन करने के लिए बनाया गया है। क्या परिवर्तन हम करना चाहते हैं? क्योंकि ये बुद्ध की धरती है, इसलिए बुद्ध से संबंधित इतिहास का उदाहरण देकर बताता, ताकि आपको पता चले। साथियों, ईसा पूर्व 185 में, ध्यान रखिए जो तारीख हम बता रहे हैं, ईसा पूर्व 185 में इस देश में सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या हुई। पटना में, पाटलिपुत्र में हत्या हुई। और ये चंद्रगुप्त के खानदान के, चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान के और आखिरी सम्राट हमारे मूल निवासियों का, जब इस देश में और देश की सीमा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ब्रह्मदेश, ये सारा शामिल था। इतना बड़ा विशाल भारत था।
उस समय का मौर्य कालीन भारत का नक्शा ऐसा आता है पुराने भारत में, तो देख लो, पढ़ लो। तो सम्राट बृहदत्त मौर्य को हमारे जो महान पुरखे थे उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, और हत्या करने के बाद वहां से भाग गया, और भागकर फैजाबाद के पास, अगर नहीं भागता तो उसको मार देते, तो फैजाबाद के पास 7 किलोमीटर अंतर पर आया और वहां अयोध्या नाम का नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाई। तो उत्तर प्रदेश में इतिहास पढ़ाया जाता है कि अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था। रामायण में लिखा है राम था, रामायण में लिखा है राम था। अग्नि शर्मा नाम का ब्राह्मण है, उसने रामायण लिखा बुद्ध के 800 साल बाद। बुद्ध अपने प्रवचन में दशरथ जातक का उदाहरण देते थे, दशरथ जातक। तो दशरथ जातक की कथा को चोरी करके अग्नि शर्मा नाम के ब्राह्मण ने रामायण लिखी। अग्नि शर्मा नाम के ब्राह्मण ने रामायण लिखी 800 साल बाद, बुद्ध के 800 साल बाद। नहीं तो ब्राह्मण क्या कहते हैं, ब्राह्मण क्या कहते हैं, रामायण कब लिखी? प्राचीन प्राचीन प्राचीन। अरे कितना प्राचीन भाई, कितना प्राचीन, बुद्ध से पहले का नहीं, बुद्ध से 800 साल बाद। तो हमारा महान पुरखा सम्राट बृहदत्त मौर्य जिस समय किसी प्रकार की जातियां नहीं थी, इन सब बुद्धिस्ट लोग थे, हत्या की और हत्या करने के बाद प्रतिक्रांति की और ब्राह्मण धर्म लोगों पर थोपना शुरू किया। आज जो ब्राह्मण लोग हमें हिंदू कहते हैं, किसी भी ब्राह्मण को पूछो कि आपके धर्म का धर्म ग्रंथ कौन है, हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन कौन है, तो कहता है वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। उसको दूसरा प्रश्न करो, अरे हमने आपको हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ पूछा भाई, हमने आपको ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं पूछा। ये जो आप बता रहे तो ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ है, हमने पूछा हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन है। तो ब्राह्मण क्या कहता है, पंडित जी दोनों एक ही है, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है, दो नहीं है। और अगर एक ही है तो ब्राह्मण धर्म से प्रचार क्यों नहीं करते हो, ब्राह्मण धर्म पीछे छुपाकर हिंदू धर्म का नाम सामने क्यों रखते हो? ओरिजिनल कहो, उसको पीछे पीछे छुपाकर क्यों रखते हो? उनको मालूम है ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करेंगे तो ये जो SC ST OBC के लोग हैं वो क्या कहेंगे, ब्राह्मण धर्म तुम्हारा है, तुम कर लो जो करना है करो, हमें क्या लेना देना है भाई, हमें क्या लेना देना है। तो ये सारे के सारे पिछड़े वर्ग के लोग 74.5% लोग एक ही झटके में अलग हो जाएंगे और 3.5% लोग बचेंगे। और 3.5% लोगों के आधार पर ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवाया जा सकता, साला सरपंच कहां से बनेगा? जो सरपंच नहीं बना सकते वो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री कहां से बनवाएंगे?
इसलिए ये सारा का सारा खेल जो है, ये खेल वो लोग खेल रहे हैं। और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद जाति व्यवस्था बनाई, अस्पृश्यता बनाई, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, महिलाओं को दास बनाया और नॉमेडिक टाइप को बहिष्कृत किया और ओबीसी के पिछड़े वर्ग के लोगों पर शूद्रत्व थोपा। कहते हैं हिंदुत्व मगर थोपा शूद्रत्व। तो ये सारा का सारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद किया गया है। तो आज हम लोग ब्राह्मणों की इस जाति व्यवस्था के अधीन 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने हमें बांटा। 6247 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने हमें बांटा। और ब्राह्मण आजादी के आंदोलन में कहते थे अंग्रेजों का नियम है बांटो और राज करो, मगर अंग्रेज तो 150-200 साल पहले आए। ब्राह्मणों ने तो 2-2.5 हजार साल पहले हमारे लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने तो हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मणों ने 6247 टुकड़ों में बांटा। कौन खतरनाक है? दे बचुआ क्या बोल रहा है? बचुआ को भी समझ में आ रहा है। आ रही बचुआ को भी समझ में आ रही। यही भाषा है इधर। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था गुलाम बनाने के लिए हमारे लोगों पर थोपी, हम लोगों को इसमें बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है और इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। ये ध्यान रखना। ये काम करने के लिए किया गया। तो इसलिए ये नया राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नया शब्द है, मगर इस देश में जो क्रांति करनी है उसके लिए, परिवर्तन करना है उसके लिए ये सारा का सारा बनाया गया है। साथियों, इस देश में जाति के आधार पर इन लोगों ने हमें बांटा। हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। ध्यान रखो, हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। अंग्रेजों ने नहीं बांटा, ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं। और बांटने की वजह से ब्राह्मणों को हमें गुलाम बनाना आसान हुआ। इसलिए ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जातियां है ये हम लोगों ने नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई। हमें समाज चाहिए, जाति नहीं चाहिए। जाति की वजह से टुकड़े हुए, टुकड़ों की वजह से कमजोर हुए, कमजोर की वजह से प्रतिकार करने लायक नहीं रहे, प्रतिकार करने लायक नहीं रहे, इसलिए गुलाम। तो जातियां हमारे गुलामी का मूल कारण है, ये दिमाग में बांध। बुद्ध ने कहा था जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। ये बुद्ध की धरती है। यहाँ श्रावस्ती में बुद्ध 4 महीने वर्षावास करने के लिए आते थे। वर्षावास में 4 महीने रहते थे और 4 महीने में होमवर्क करते थे। होमवर्क समझते ना, आजकल बच्चों को मास्टर लोग बोलते होमवर्क करना पड़ता है, घर में होमवर्क करना पड़ता है। तो बुद्ध भी
अब आगे क्या करना है उसका होमवर्क करते थे। भिक्षुओं को फील्ड में भेजते थे, फील्ड से बुलाते थे, 4 महीने बैठक करते थे, फिर पूछते थे कौन सा सवाल पूछा लोगों ने, तुमने क्या जवाब दिया, उसमें कितना बराबर था, कितना सही था, फिर बुद्ध बोलते, होमवर्क करते थे। तो ये मैं आपको होमवर्क करवा रहा हूं, ये बात आप लोगों को समझा रहा हूं। बुद्ध कहते थे जानवरों में जातियां होती है, इंसानों में जातियां नहीं होती है। जैसे एविडेंस, घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर, हो गया। ये उदाहरण बता दो। प्रयोग, अब प्रयोगशाला में जाने के बजाय उंगलियों पर ही प्रयोगशाला बनाया। इधर प्रयोगशाला बना के बता रहा। घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, गधे के घर में गधा पैदा होता है, खच्चर के घर में खच्चर पैदा होता है, सुअर के घर में सुअर पैदा होता है। इन सभी को एक नाम है, जानवर है। ये सबका एक नाम है जानवर। और जानवरों की 4 जातियां, घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर, हो गया 4 जाति। अब देखो दूसरी तरफ, दूसरा प्रयोगशाला, ये हो गया एक प्रयोगशाला। अब दूसरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। अब देखो प्रयोगशाला में बता, ब्राह्मण के घर में इंसान पैदा होता है, क्षत्रिय के घर में इंसान पैदा होता है, वैश्य के घर में इंसान पैदा होता है, शूद्र के घर में भी इंसान ही पैदा होता है। हाँ भाई, जरा हो गया, प्रयोग हो गया ना, वही बुद्ध ने बताया। तो बुद्ध कहते थे कि जानवरों में जातियां होती है, इंसानों में जातियां नहीं होती है। ब्राह्मणों ने जानवरों की व्यवस्था इंसानों पर थोप दी और हमें जानवर बनाया, हमें पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया। जब कोई जमीन 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल अगर वहां फसल ना लेवे तो क्या होता है, बंजर हो जाता है, वो जमीन बंजर हो जाता है। 2000 साल से हमारे दिमाग में पढ़ाई लिखाई की फसल नहीं निकली, पढ़ाई लिखाई हुई हमारे लोगों की नहीं, तो हमारा दिमाग ब्राह्मणों ने बंजर बना दिया। जानवरों को गाली दो, बुरा लगता है उसको, है? जानवरों को गाली दो, बुरा लगता है। इंसान को गाली दो, बुरा लगता है। हाँ, बुरा लगता है, बुरा लगता है। तो जानवरों के लेवल पर हमारे लोगों को गिराया। ये व्यवस्था बदलना है। इसके लिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया और छोटे छोटे मध्यम राज्य स्तर के जो दल है वो मिलकर इकट्ठा हुए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये परिवर्तन करने के लिए आपके नेतृत्व में हम इकट्ठा होना चाहते हैं। तो ये उन्होंने कहा। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया। अब मैं यहां से गोरखपुर से इधर आया। जब मैं वहां कार्यक्रम के लिए गया था गोरखपुर में, तो दिल्ली से एयरपोर्ट पर गोरखपुर के उतरा, गोरखपुर के एयरपोर्ट पर उतरा तो एयरपोर्ट का नाम लिखा था गोरक्षनाथ एयरपोर्ट, गोरक्षनाथ एयरपोर्ट। तो हमने दिमाग ही दिमाग में सोचा, अरे गोरखनाथ का गोरक्षनाथ कैसे हो गया? जो गोरखनाथ था
वो गोरक्षनाथ हो गया। अरे ये कैसे हो गया भाई? है ये गोरखनाथ कौन थे? ये बात समझाने के लिए बता रहा हूं। कौन थे गोरखनाथ? तो बुद्ध के 4 पंथ बने बाद में, हिनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। तो गोरखनाथ तंत्रयान पंथ के प्रधान आचार्य थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम के ब्राह्मण, उन्होंने किताब में लिखा है, पंडित जी ने लिखा है, उन्होंने लिखा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम के पंडित जी कहते हैं कि गोरखनाथ तंत्रयानी बुद्धिज्म के प्रधान आचार्य थे, यानी बुद्धिस्ट थे। इसका आज भी आपको सबूत चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जो है वो ये बाल पूरे मुंडन करता है ना। जो जितना भिक्षु है वो भिक्षु भी मुंडन करता है, पूरा चंपी करता है ना। चंपी करता है कि नहीं? भिक्षु जो होता है पूरा चंपी करता है पूरा। और जो ब्राह्मण धर्म के साधु होते हैं वो जटाधारी होते हैं, वो जटाधारी होते हैं। और बुद्ध के जो साधु है वो पूरी तरह से मुंडन करते हैं, कोई बाल नहीं होता है और भगवा कपड़ा पहनते हैं। बुद्ध के भिक्षु, तो योगी भी कौन सा कलर का कपड़ा पहनते हैं? भगवा कपड़े का ही कपड़ा पहनते हैं। सबूत बता रहा हूं आप लोगों को। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनके गुरु भी ऐसा ही करते थे। तो भागवत जी ने सोचा अब योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ से अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए उसको मुख्यमंत्री पद बनवाया और उसी के हाथों से गोरखनाथ का नाम गोरक्षनाथ कर लिया। गोरक्ष का मतलब है कि गोरखनाथ गाय की रक्षा करने का काम करते थे, बुद्धिज्म का काम नहीं करते थे, गाय की रक्षा करते। और गाय की रक्षा क्यों करते थे? क्योंकि ये बामन की माता थी। गाय की रक्षा क्यों करते थे? क्योंकि ये बामन की माता थी। गौ माता है, समझ रहा ना? ये बामन की माता थी, तो बामन की माता का रक्षण जो है करते थे, इसलिए उसका नाम रखा गोरक्षनाथ। लगा दिया काम को, ब्राह्मण धर्म के प्रचार के काम के लिए लगा दिया। इसके बदले में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। योगी आदित्यनाथ ने इसके बदले में मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया और अपने गुरु के साथ धोखा किया। जो आदमी अपने गुरु के साथ धोखा करेगा वो अपने प्रजा के साथ क्या करेगा? महाधोखा करेगा। तो सावधान करने के लिए बता रहा। ठीक है, ज्यादा आप लोग ज्यादा समझदार लगते हो, बुद्ध के धरती के लोग हो, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपके अंदर जो छुपा हुआ है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, पहले से ही है आपके अंदर, बता रहा हूं। तो इस तरह से ये बात आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी डेली कहते हैं, नरेंद्र मोदी डेली कहते हैं विकास 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 विकास। ये साला उसका भाषण में विकास, अगर घंटे भरे का भाषण है तो उसमें 10 बार विकास शब्द आता है। विकास तो क्या बोलता है यूपी में हमने क्या विकास किया? 13 ठो समझते हो? ये इधर देसी भाषा में 13 ठो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। 13 ठो बोलने का तरीका इधर हमें मालूम नहीं, ये लोग बोलते इसलिए बता रहा, हम तो सुनते रहते। 13 ठो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एरोप्लेन उड़ता है। यहां कोई है माई का लाल जो बैठता है कोई?
यहाँ एक भी आदमी बैठता नहीं है, तो करता क्या है? जब एरोप्लेन उड़ता है तो जोर से आवाज होती है, तो घर के अंदर के चूल्हे के पास से दौड़ता हुआ आंगन में आता है। देख, अरे यही है मोदीवा बोल रहा था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलाया, यही है। हाँ यही है। बस देखने का काम साला हमारे हिस्से में आ गया। हमारे हिस्से में बैठने का कुछ तो बहुत दूर की बात है, कछु नहीं आया, कछु। तो इसको नरेंद्र मोदी क्या कहता है? विकास। तो बैठने की जगह हम बैठ ही नहीं सकते। फिर कहता है देखो, ये सिंगल लेन का रोड था, डबल लेन बनाया, डबल लेन का था 4 लेन बनाया, 4 लेन का था 6 लेन बनाया, 6 लेन था 8 लेन बनाया, इतना चौड़ा रोड बनाया। देखा कितना विकास किया। मोदी बोलता है इतना विकास किया। गंगा एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस, वो बोलता है, भाषण में बोलता है विकास किया, और वहां लिखा होता है, एक्सप्रेस रोड में लिखा होता है यहां पर साइकिल नहीं चला सकते। यहां पर लिखा होता है यहां साइकिल नहीं चला सकते, बैलगाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते। तो हमारी औकात कितनी है? या तो साइकिल की है, या तो बैलगाड़ी की है, या तो बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल की है। तीनों पर पाबंदी लगा दिया, इधर नहीं चला सकते। तो ये विकास का क्या करने का है? ये जो विकास मोदी कह रहा है, ये विकास हुआ, विकास हुआ क्या करने का? ये मोदी के विकास का चाटने का। हमारे घर में हम आम का अचार बनाते हैं, नींबू का अचार बनाते हैं, और जब खाना खाते हैं तो चाटते हैं अचार को। चाटे साले रोड को, चाटे। तो ये जो विकास है, ये विकास चाटने के भी काम का नहीं है। साला अपना ही जीभ खराब हो जाएगा, ये कोनो काम का नहीं है। तो ये जो विकास कर रहे हैं, जो करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। आजादी को 75 साल हो गए, और 75 साल बहुत होते हैं। गांधी जी और नेहरू जी ने जब आंदोलन चलाया आजादी का, कहा कि तुम गरीब हो क्योंकि अंग्रेजों का राज है, हम अंग्रेजों के गुलाम हैं इसलिए गरीब हो। जब आजाद हो जाएंगे सब खत्म हो जाएगा, गरीबी हम खत्म कर देंगे। देखो क्या हुआ। आज गांव में सरकार कहती है 90% लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के शिकार हैं। शहरों के 75% लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के शिकार है। शहर में भी, गांव में भी। और इतने प्रधानमंत्री हुए, ये भूखमरी खत्म नहीं कर पाए। हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए गरीब को? रोटी, कपड़ा और मकान, इज्जत से, मान से, सम्मान से। इज्जत से नहीं दे रहे, नहीं 5 किलो देंगे, 5 किलो मुफ्त में देंगे। मुफ्त में खाने से हरामी का खून बन जाएगा। मुफ्त में खाने से हरामी का खून बन जाएगा, और जब हरामी का खून बनेगा तो गुलामी परमानेंट हो जाएगी। इसलिए हमें मुफ्त का नहीं चाहिए। हजारों साल से हमारे माँ बाप बुजुर्गों ने अपने बच्चों का पालन पोषण मेहनत से किया। हमें केवल रोजगार चाहिए। मेहनत करेंगे, मेहनत से पैसा कमाएंगे और अपने परिवार को चलाएंगे। और हजारों साल से हमारे लोग चला रहे हैं।
75 साल की आजादी में इन प्रधानमंत्रियों ने हमारे लोगों को इतनी व्यवस्था नहीं की, इतनी छोटी व्यवस्था नहीं की इन प्रधानमंत्रियों ने। दूसरी बात क्या चाहिए? शिक्षा। 6.5 लाख गांव है, 2 लाख गांव में स्कूल ही नहीं है। योगी ने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित किया कि बच्चों को रोडवेज के बस में बैठने का टिकट नहीं लगेगा। तो हमने गांव के बच्चों को पूछा कि योगी ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया। कहा कि तो बहुत अच्छा निर्णय लिया योगी ने। मैंने कहा इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये प्रस्ताव तो ठीक है, मगर हमारे गांव में रोड भी नहीं है और बस आती ही नहीं है। तो फ्री में बैठने, अब रोड ही नहीं, बसवा आती ही नहीं, तो फ्री में बैठने के लिए मिलेगा। रोडवा नहीं, बसवा नहीं, फ्री में बैठने को मिलेगा। कहां से मिलेगा? गाड़ी आ ही नहीं रही, बस आ ही नहीं रही, रोड भी नहीं है। बच्चों को 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता है। 75 साल के आजादी में एक स्कूल 2 लाख गांव में नहीं बना पाए। स्वास्थ्य, मैं देहात का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं, खेती में हल चलाया है, मेहनत किया है, इसलिए जानता हूं। तो आप सोचते होंगे किसान का बेटा है, वामन मेश्राम गांव का रहने वाला है, शहर में काय के लिए आए? अपघात से आ गए। तो आप सोचते होंगे एक्सीडेंट हो गया था वामन मेश्राम का। नहीं, एक्सीडेंट नहीं, ग्रेजुएट हो गए। ग्रेजुएट आदमी को गांव में कोई काम धंधा थोड़ी है। जो ग्रेजुएट अगर आप हो गए तो आपके लिए गांव में कोई काम धंधा नहीं होता है, गांव छोड़ना पड़ता है, शहर में आना पड़ता है। तो हम अपघात से शहर आ गए। तो हम जानते हैं गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर आता ही नहीं है, कंपाउंडर भी नहीं रहता है, ताला ही लगा रहता है। और महीना 2 महीना जब ताला लगता है तो 10-5 कुत्ते वहां रहना लगना शुरू कर देते हैं। देखिए भी चाहिए, रहने की जगह हो जाती कुत्तों को। यार कोई कुत्ते को जगह नहीं मिलती गांव में, उनको जगह हो जाती है। तो स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं 75 साल में। तीसरा, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं लंदन गया, अमेरिका गया, यूरोप गया, तो वहां व्यवस्था है। अगर कोई बेरोजगार हो जाता है तो जिलाधिकारी कार्यालय में जाता है, वहां लिख देता है मैं बेरोजगार हूं, मेरी रोजगार की व्यवस्था किया जाए। अधिकारी उसको पूछते हैं तुम्हारा अकाउंट नंबर है? कहा है, लिखो। उसका अकाउंट नंबर लिखवाया जाता है। घर में पहुंचने के पहले उसके अकाउंट में बेरोजगार भत्ता पहुंच जाता है। कहा 6 महीने तक मिलेगा। 6 महीने में यदि हमने रोजगार नहीं दिया तो ये आगे भी जारी रहेगा। मगर आमतौर पर 6 महीने में अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में रोजगार दिया जाता है। बेरोजगार भत्ता बंद हो जाता है जब रोजगार मिल जाता है। तो क्या होना चाहिए था 75 साल में? शिक्षा। हमारे बच्चों को हम नहीं कह रहे लंदन भेजो, हमारे बच्चों को हम नहीं कह रहे कोलंबिया भेजो जहां बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े थे, न्यूयॉर्क भेजो नहीं, पेरिस भेजो नहीं। हम कह रहे हमारे गांव में अलग एक स्कूल बनाओ जहां पढ़ाई लिखाई हो। इतना काम, यानी रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता। इतनी व्यवस्था 75 साल के आजादी में इन प्रधानमंत्रियों ने नहीं की।
इसलिए इन प्रधानमंत्रियों को मैं आज एक सर्टिफिकेट बांट रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, तो मैं प्रधानमंत्रियों को सर्टिफिकेट बांटता हूं कि जिन प्रधानमंत्रियों ने ये छोटी आकांक्षाएं, इच्छाएं, हमारी गरीबों की इच्छाएं पूरी नहीं की, 75 साल में पूरी नहीं की, इसलिए सारे के सारे प्रधानमंत्री नालायक हैं। ये सारे के सारे प्रधानमंत्री नालायक, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी। नहीं, गधा छोटा पदवी है, गधा छोटा पदवी है, नालायक थोड़ा बड़ा पदवी भी तो ठीक से बांटना पड़ता है भाई। एक मैट्रिक होता है, एक इंटर होता है, ग्रेजुएट, हिसाब से पदवी भी हिसाब से बांटनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी है। तो ये नालायक प्रधानमंत्री है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि मेश्राम जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, गाली नहीं देना चाहिए। हाँ, ये भी बता देते कि हम गाली नहीं दे रहे, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आप लायक नहीं है, इसलिए हम आपको ना अधिक लायक का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अभी समझ में है ना नालायक शब्द का? हम गाली नहीं दे रहे, हम ना अधिक लायक का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर्टिफिकेट तुम भी दिल्ली में बांटते रहते हो, हम भी बांटते हैं तुम्हारे लिए कि तुम नालायक हो। अरे इतनी छोटी आकांक्षा हमारे गरीबों की पूरी नहीं की। देवी विकास 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 विकास, अरे इतनी छोटी विकास तुम कर नहीं पाए। हमारे लोगों का नालायक कहने के अलावा हमारे पास कोई शब्द नहीं। तो इसलिए साथियों, मैं आपको दो बात बताकर खत्म कर देना चाहता हूं। एक, कि जब ये इतने नालायकी कर रहे हैं तो प्रजा इस देश की इनको चुनती क्यों है? प्रजा चुनती नहीं है, ईवीएम से ये लोग वोटों की चोरी करवाते हैं, चोरी की व्यवस्था करवाई है, ऐसी व्यवस्था करवा के अब खुद ही को चुनवाते रहते हैं। तो मैं 2022 के चुनाव में चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं, यदि अब की बार वोटों की चोरी हुई तो उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोग विद्रोह करेंगे। मैं अभी से कह रहा हूं, चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहा हूं कि यदि आपने इसका सही बंदोबस्त नहीं किया तो 23 करोड़ प्रजा उत्तर प्रदेश की विद्रोह किए बगैर नहीं रहेगी। ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए विद्रोह खड़ा करेंगे। कानून और संविधान में लिखा हुआ है कि चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फ्री यानी मुक्त होना चाहिए, फेयर यानी निष्पक्ष होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होना चाहिए। ये सारा होना चाहिए, इसके लिए चुनाव आयोग बनाया संविधान निर्माताओं ने। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ये बनाओ, करवाओ, नहीं तो 23 करोड़ प्रजा तुम लोगों को सबक सिखा सकती है। आखिरी बात साथियों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें कोई इंसान आदमी मुख्यमंत्री चाहिए, योगी फोगी नहीं चाहिए, इंसान चाहिए। योगी फोगी नहीं चाहिए, इंसान चाहिए, तो इंसानों का कष्ट समझ लेगा। तो ये बदलना है, बीजेपी को आने नहीं देंगे। बीजेपी आ सकती है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान रखो, बीजेपी आ सकती है। क्योंकि यदि बीजेपी के विरोध में समाजवादी अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़े,
बीएसपी अलग लड़े, तो इसका मतलब है 4 हिस्से हो जाएंगे, बीजेपी चुनाव जीत जाए। इसलिए हम लोगों ने संकल्प किया। क्या संकल्प किया? बीजेपी को आने नहीं देंगे, एक बात। दूसरी बात, अपोजिशन की सरकार ही आएगी। तीसरी बात, और जब अपोजिशन की सरकार आएगी तो हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। अब थोड़ा सा धीरे से कहता हूं, जोर से कहा था, अब थोड़ा धीरे से नहीं बनने दूंगा। उसी के लिए दिल्ली मंडलीय रैलियां कर रहा हूं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, मगर वो दिल्ली मंडलीय रैलियां करने में कामयाब नहीं है। उनके पास काला धन है, हमारे पास कोई धन ही नहीं, न काला है न सफेद है। हमारे पास एक धन है, वो कौन सा? जनधन। हमारे पास भी एक धन है, वो क्या है? जनधन है। और इसके बल पर हमने संगठन शक्ति बनाई है, तो डेली रैली कर रहे हैं। जिनके पास राज्य सत्ता है वो नहीं करवा पा रहे हैं, मगर हम डेली कर रहे हैं जिनके पास कोई धन नहीं है। तो इसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार बनने नहीं देंगे, विरोधी पार्टी की सरकार बनेगी, और विरोधी पार्टी की सरकार हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। और धीरे से कहता हूं, नहीं बनने दूंगा। आप लोग ज्यादा समझदार हो, जोर वाली भी बात समझते हो, धीरे वाली भी बात समझते हो। अगर नहीं समझे होते तो ताली क्यों बजाते? इसका मतलब समझते हो। तो इसलिए साथियों, आने वाले समय में 2022 में जब भी चुनाव होगा तो लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे, अरे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का कैंडिडेट हारने वाला है, हारने वालों को क्यों वोट दे रहे हो? हम जीतने वाले हैं, जीतने वालों को दे दो। तो हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं, यार ये हारने वालों को वोट देंगे, वोट खराब हो जाएगा। वोट कभी खराब नहीं होता, वोट कभी खराब नहीं होता। जिसको भी आप वोट दे दो, वोट कभी खराब नहीं होता। ये बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है। चुनाव आया कि नया हो जाता है, चुनाव आया कि नया हो जाता है, खराब होता नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है। यदि आपको कोई कहे कि ये हारने वाला आदमी है, कैंडिडेट है, उसको वोट मत दो, और अगर आपने उसकी सुन लिया पहले बहुत बार और जीतने वालों को दे दिया, जीतने वालों को दे दिया, वो जीत गया, फिर उसके घर में आप गए कि पंडित जी आपको हमने वोट दिया। पंडित जी पूछता है क्यों दिए? कहा आप जीतने वाले थे इसलिए हमने आपको दिया। तो पंडित जी कहता है आप नहीं भी देते तो हम जीतने वाले ही थे। आप नहीं भी देते तो भी हम जीतने वाले थे। क्या कैसे? आपने कहा आप जीतने वाले थे इसलिए आपको दिए। तो आपके वोट से हम नहीं जीते, हम तो जीतने वाले ही थे, इसलिए आपने हमको वोट दिया। हमारे लिए आपके वोट का कोई वैल्यू नहीं है। आप हंसते हुए जाते हो और उसके घर से छोटा सा चेहरा बनाकर बाहर आ जाते हो, फिर 5 साल तक उसके घर में जाते नहीं हो। ध्यान रखना,
अगर हारने वाला आदमी है और वो कमजोर की लड़ाई लड़ रहा है, आपकी लड़ाई क्षेत्र में लड़ रहा है, उसकी ताकत बढ़ाओ। अगर हार भी रहा है तो उसकी ताकत बढ़ाओ। अगर उसको 6% वोट पड़े, उसकी पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, और रिकॉग्नाइज होने के बावजूद भी अगर वो हार गया तो हारने के बाद भी वो जब आपका काम करने के लिए पुलिस चौकी में टेलीफोन करेगा, इंस्पेक्टर को टेलीफोन करेगा, दरोगा जी पासवान बोल रहा हूं। कौन जी पासवान? वो इंस्पेक्टर बोलता है। इंस्पेक्टर क्या बोलता है? कौन जी पासवान? कि वो जो 6% वोट लिया हुआ हारा हुआ कैंडिडेट पासवान बोल रहा। सर 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 बोलिए सर, आदेश दीजिए सर, जो आपका काम होगा वो करेंगे। एकदम बोली बदल जाती है उसकी। क्या बोलता है? पहले तो पहचानने से इनकार कर देता है, अब बाद में क्या कहता है? सर 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 बोलिए सर, आपका क्या काम है सर? किसी को 2-4 डंडे लगाना है क्या सर? समझ? दुनिया में लोग ताकत को नमस्कार करते हैं, शक्ति को नमस्कार करते हैं। अपने कमजोर आदमी को ताकतवर बनाओ अपने इलाके में, वो तुम्हारी लड़ाई और मजबूती से लड़ेगा। और नहीं लड़ेगा तो वामन मेश्राम उसके पिछवाड़े पर फिर लात मारेगा। मैं हूं इधर ऑल इंडिया, तो इसलिए इस काम को अंजाम देने के लिए आने वाले समय में होने वाले चुनाव में आप लोग राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का जो भी कैंडिडेट रहेगा, जो दिया जाएगा, उसको आपको समर्थन करना है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अब हार लेके आओ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मेश्राम साहब। साथियों, गोड्डा मंडल के जो वरिष्ठ पदाधिकारी गण हैं, जिसमें भरत कुमार कौशिक, मधु बौद्ध, राम गोपाल मौर्य, वीरेंद्र भारती, जुबेर सलमानी, डॉक्टर आर.के. मौर्य, चौधरी राजकुमार आजाद, अनिल राज, अभिजात सम्राट, जयप्रकाश राव, शिवशंकर, भगवान दीन, दीपक सोनकर, जयप्रकाश सोनकर, अखिलेश, ये सभी आए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को माल्यार्पण करें। सभी साथी गोड्डा मंडल के राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को जिताने का आप लोग काम करेंगे। सभी साथियों को धन्यवाद। साथियों, इसी क्रम में इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने के लिए गोड्डा मंडल के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हैं। मैं बुलाना चाहता हूं भाई श्रीमती सुमन, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ अध्यक्षा गोड्डा मंडल, 5000 का चेक देना चाहती हैं, वो मंच पर आए और 5000 का चेक देने का काम करें। आए श्रीमती सुमन। इसके बाद माननीय राजेश कुमार, नाम से उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, ये भी 5000 का चेक राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपना चाहते हैं। ये आए, ये चेक देने का काम करें। इसी क्रम में माननीय अमीर अहमद खान, जिला महासचिव, ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निधि देना चाहते हैं। आए और निधि देने का काम करें। 1000 रुपए उमा देवी बलरामपुर सदर से विधानसभा प्रत्याशी हैं, वो आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये निधि सौंपने का काम करें। भाई साहब थोड़ा आगे से आप लोग साइड होकर कीजिएगा, बाद में निकाला जाए। यहाँ पर मंच पे जो लोग निधि दे रहे हैं, केवल उन्हीं की फोटो निकाली जा रही है। वो लोग निधि देने का काम करें। जो लोग मुफ्त में फोटो खिंचाना चाहते हैं, उनकी फोटो बाद में खींचेगी।
साथियों, अमर कुमार कौशिक प्रदेश सदस्य भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को निधि देना चाहते हैं और निधि दें। माननीय अमीर अहमद, माननीय राजेश कुमार वामसे उपाध्यक्ष 5000 का चेक देना चाहते हैं, ये निधि दें। इसी क्रम में आयुष्मती हंसाबेन नेदारिया, आयुष्मती निशा मेश्राम जी की मां है, जो गुजरात से आई है और इस पंडाल से 1 रुपये आजादी निधि कलेक्ट किया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं निधि देने का काम करें। इसी क्रम में 1 रुपये में जन आंदोलन निर्माण निधि कलेक्ट किया है माननीय राजूपाल पूर्णकालिक प्रचारक वाम से, इनसे भी मैं आग्रह करता हूं वो आए और निधि देने। राघवेंद्र कुमार 1000 रुपये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को निधि देना चाहते हैं, वो आए और निधि देने का काम करें। और जो लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हैं, वो आए और क्रम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निधि देने का काम करें। अजय कुमार बौद्ध शिवपुरा बलरामपुर से है, ये भी 500 रुपए की निधि राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहते हैं, वो आए और निधि देने का काम करें। जो भी साथियों, जो भी लोग निधि देना चाहते हैं क्रम से उधर से मंच पर आ जाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने के लिए निधि देने का काम करें। क्रम से आए और इधर से निकलते जाएं। राम वृक्ष वर्मा जी 500 रुपए की निधि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे रहे हैं। राम नारायण चौरसिया भी 500 रुपए की निधि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप रहे हैं। क्या नाम है? राम कुमार चौधरी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निधि दे रहे हैं। किशन बौद्ध भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को निधि सौंपने का काम कर रहे हैं। आपका नाम? रामधनी गुप्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निधि दे रहे हैं। हाथ को देखिए, हाथ मत लगाइए आप। श्रीपाल कुलदीप जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निधि देने का काम कर रहे हैं। अरे ये सब डॉक्टर अनंतनाथ गुप्ता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निधि। आप सर हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। क्या नाम है? स्वतंत्र कुमार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निधि सौंपने का काम कर रहे हैं। आपका नाम भैया? कृष्ण कुमार गौतम 200 रुपए की निधि